हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल हमने देखा था जैसे फिजिक्स में दो चैप्टर, पहला प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, दूसरा मानव नेत्र। ठीक है, तो मानव नेत्र से मैंने जैसे कि बताया था 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मानव नेत्र की संरचना। बाकी के 2 चैप्टर रह गए हैं जिनको आज हम जल्दी से फटाफट कवर करेंगे। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत, इससे आपसे अच्छा खासा पूछता है विद्युत, और एक इसका अगला वाला भी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इन 2 चैप्टरों से अच्छा खासा पूछ लेता है। तो इस चैप्टर के नाम से ही आपसे एक पूछ लेगा क्वेश्चन, जैसे विद्युत की परिभाषा, विद्युत क्या होती है, सॉरी विद्युत धारा, विद्युत धारा की परिभाषा। तो बच्चों विद्युत धारा को हम लिखते हैं आई से। ठीक है, इसके फॉर्मूले से इसकी परिभाषा याद रखेंगे आप। आई बराबर होता है Q अपॉन टी, जहाँ पर ये तीनों आपको पता होने चाहिए। आई जैसे मैंने बताया धारा, और Q क्या है बच्चों, आवेश, T है समय। अब देखेंगे अगर मैं T बराबर 1 सेकंड ले लूँ तो I किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर। मतलब धारा किसके बराबर आ गई, आवेश के बराबर। तो परिभाषा क्या बनेगी कि किसी चालक में 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उन आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक, धारा का मात्रक बच्चों होता है एम्पियर। परिभाषा, किसी चालक में 1 सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं उसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा थी। इसके बाद हम देखेंगे ओम का नियम, पूछता है 2 नंबर में। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। यहाँ से मैं अगर इसको I को इसके बटे में लिया हूँ, B बटे I बराबर क्या मिलेगा, R। बच्चों R एक नियतांक होता है और इस नियतांक का नाम है प्रतिरोध। V विभवांतर, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, और I जैसा भी मैंने बताया आपको धारा। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी ओम के नियम की, कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। ये तो प्रतिरोध की परिभाषा हो गई, ये प्रतिरोध की परिभाषा होगी जो मैंने आपको बताई, कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब ओम के नियम की परिभाषा क्या होगी, ओम का नियम देखेंगे। देखो ओम का नियम, ये ओम का नियम होता है V अनुक्रमानुपाती I, V अनुक्रमानुपाती I। यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, इन सब को परिवर्तित ना करें तो उस चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, और इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अनुक्रमानुपाती हटाया तो यहाँ बराबर लगाया, और जब बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है R। यहाँ से B बटे I बराबर क्या निकल के आता है, R। और यही है तुम्हारा ओम का नियम, कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। सिंपल याद रखेंगे एक लाइन, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से फिर लिख देंगे B बराबर IR, B बटे I बराबर R, और यही है तुम्हारा ओम का नियम। इसी से परिभाषा बन जाती है बच्चों किसकी, प्रतिरोध की, कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब जल्दी से हम 2 डेरिवेशन देखेंगे अपने, जो कि मोस्ट हैं, बहुत आने के चांसेस हैं पूरे। सबसे पहला श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन। उसके बाद नंबर 2 पे है समांतर क्रम संयोजन। देखो श्रेणीक्रम का मतलब है सीरीज में लगा होना, मतलब लगातार जुड़ा होना। जो चीज़ लगातार जुड़ी होती है उसको बोलते हैं हम श्रेणी। जैसे माना मैंने 3 प्रतिरोध ले लिए, प्रतिरोध, चालक या तार, ये एक, फिर नेक्स्ट ले लिया, इसी से जोड़ दिया मैंने दूसरा, और इसी से जोड़ दिया मैंने ये तीसरा। अच्छा, प्रतिरोध को लिखते किससे, R से। तो ये पहला है इसलिए इसको R1 मान लिया, दूसरा है इसलिए इसको R2 मान लिया, तीसरा है इसलिए इसको R3 मान लिया। इन तीनों को जोड़ दिया हमने एक बैटरी से, माइनस प्लस। ठीक है, और इनके सिरों के बीच हमने विभवांतर क्या मान लिया बच्चों, B। देखेंगे अब ओम का नियम हमने पढ़ चुका है, अभी तुम्हारे सामने अभी पढ़ा है हमने, V बराबर IR। इसी से ये
सॉल्व होगा ओम के नियम को ध्यान में रखते। तो सबसे पहले हम R1 प्रतिरोध के लिए लेते हैं। R1 प्रतिरोध के लिए, R1 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से R1 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर लिख लेंगे। देखो इसमें जो चीज़ चेंज है उसको लिखो तुम। V तो V है ही, आई, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, श्रेणी क्रम में बच्चों धारा समान होती है। श्रेणी क्रम में क्या समान होती है? धारा। और विभवांतर होता है अलग अलग। इसके सिरों के बीच मान लिया विभवांतर V1, इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लिया V2 और इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लिया हमने V3। प्रतिरोध R1 R2 R3, विभवांतर V1 V2 V3। ठीक, तो R1 के लिए V1 हो जाएगा, I है, और R1 क्या हो जाएगा यहाँ से R1। ठीक, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? B1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। ऐसी R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए क्या बनेगा? B2 बराबर IR2। ठीक, समीकरण नंबर 2। R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के तीसरी समीकरण बनेगी बच्चों V3 बराबर IR3। तीसरी समीकरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिखे तो, V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। ठीक है, पहली समीकरण V1 बराबर IR1, दूसरी समीकरण क्या है? V3 बराबर IR3। अब हम यहाँ पर कुल विभवांतर निकालेंगे। कुल विभवांतर, कुल विभवांतर का मतलब है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V बराबर V1 का मान कितना बच्चों समीकरण 1 में? IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। तीनों में आपको यहाँ पर I दिख रहा होगा तो हम I कॉमन ले लेंगे। यहाँ से I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखो ये मेरे पास V है, V बराबर हमने क्या पढ़ रखा है? IR। तो V की जगह क्या लिख देंगे हम? IR बराबर में I, इधर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, R बराबर क्या निकल के आया? R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही है बच्चों आपका श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सबसे पहले हमने 3 प्रतिरोध लिए, R1 R2 R3, उनके सिरों के बीच विभवांतर माना V1 V2 V3, इनको एक बैटरी से जोड़ दिया। ओम का नियम हमें पता ही है, V बराबर IR। R1 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से V1 बराबर IR1, R2 के लिए V2 बराबर IR2, R3 के लिए V3 बराबर IR3। उसके बाद हमने निकाला कुल विभवांतर। कुल विभवांतर क्या? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 की वैल्यू पुट करी IR1, V2 की वैल्यू पुट करी IR2 और V3 की वैल्यू पुट करी IR3। तीनों में से कॉमन ले लिया हमने I, इधर अंदर बचा R1 R2 R3। V का मान रख दिया IR होता है, I से I कैंसिल, R बराबर क्या बन के आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही है बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। देखो समांतर क्रम में क्या करना है आपको? 3 प्रतिरोध लेने फिर से, और तीनों प्रतिरोधों को एक ही बिंदु से जोड़ना है। माना ये पहला प्रतिरोध R1, ये दूसरा प्रतिरोध R2 और ये तीसरा प्रतिरोध R3। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। ये R1, ये R2, ये R3। वहाँ पर विभवांतर अलग अलग था, इसमें धारा अलग अलग होगी। इसको भी हम एक बैटरी से जोड़ देंगे। एक प्लस सिरा होता है, एक माइनस सिरा होता है, माइनस प्लस। ठीक है, बैटरी E। इनके सिरों के बीच विभवांतर हम कुल मान लेंगे B। यहाँ से धारा निकलेगी, यहाँ धारा गई, एक ही रास्ता भी, लेकिन यहाँ जैसी पहुँचेगी यहाँ पर कितने रास्ते मिल जाएंगे उसको? 1 2 3। तो हमने मान लिया इस वाले में गई है I1, इस वाले में गई है I1, इस वाले में गई है
I2 और इस वाले में बच्चों गई है I3। ठीक है, वही यहाँ पे भी ओम का नियम लगाना, V बराबर IR से R1 प्रतिरोध के लिए सबसे पहले R1 प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से। ठीक है, ओम का नियम पता है सबको क्या होता है, V बराबर IR। इसमें वैल्यू रखो आप, V की जगह V रहेगा क्योंकि अलग नहीं है, चेंज क्या है इस बार I की जगह I1 और R की जगह R1। यहाँ से देखो बच्चों हम I1 का मान निकाल लेते हैं, I1 बराबर में क्या है, V है। अब ये R गुणा में है, कहाँ पर चला जाएगा, बटे में, तो I1 बराबर बनेगा V बटे R1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, वैसे ही फिर किसके लिए निकालेंगे, R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए, R2 प्रतिरोध के लिए इसी से बनाएंगे। यहाँ पर I1 की जगह क्या हो जाएगा, I2, V रहेगा और R1 की जगह क्या हो जाएगा आपकी बार R2, समीकरण नंबर 2। फिर इधर देखेंगे, फिर किसके लिए, R3 प्रतिरोध के लिए, R3 प्रतिरोध के लिए I3 बराबर B बटे R3, समीकरण नंबर ये हो गई 3। वहाँ पर हमने कुल विभवांतर निकाला था, यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल धारा। कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। I बराबर I1 की जगह क्या रख दोगे, V बटे R1, ये रहा I1 बराबर V बटे R1, प्लस I2 की जगह क्या रखोगे, B बटे R2 और I3 की जगह क्या लिखोगे, B बटे R3। वहाँ पर भी देखो एक चीज़ कॉमन आई थी, वहाँ पर I कॉमन आया था, यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा, क्योंकि तीनों में V है। V जब हमने कॉमन ले लिया तो V तो ऊपर से चला गया, तो ऊपर खाली हो गया, मतलब एक बचेगा। वैसे यहाँ पर भी एक बचेगा, बटे में जो है उसको लिखेंगे हम, बटे में R1 R2 R3। अब देखो हम I को क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से, I बराबर B बटे R, I बराबर B बटे R। तो इस I की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, B बटे R। B बटे R बराबर में क्या है, V, इधर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कट गया, अब फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, फाइनल आंसर 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और यही है आपका समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो हमने अभी पढ़ा सबसे पहले धारा, उसके बाद ओम का नियम, ओम के नियम से प्रतिरोध की परिभाषा भी पढ़ी, उसके बाद हमने श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम। ठीक है, ये आपके 4 टॉपिक हैं, इन चारों में से ज़रूर आपको मिल जाएगा एग्जाम में। अब देखो इन्हीं वाले जो हमने डेरिवेशन करे बच्चों, इन्हीं पे कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस पूछ लेता है जैसे एग्जाम में। जैसे माना ये आपको प्रतिरोध ये दे दिया, उसने आपको चित्र, ये ठीक, ये मान लिया 10 ओम का है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये 5 ओम है और ये 15 ओम है। इनके सिरों के जो बीच विभवांतर है बच्चों, कुल बैटरी जो कुल विभवांतर जो है वो मान लिया 12 वोल्ट का है। ठीक है, आपसे बोलेगा तुल्य प्रतिरोध निकालो और धारा निकालो। क्या क्या निकालना है इसमें, तुल्य प्रतिरोध और धारा। तो देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लिख लो, ये क्या है, R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 5 ओम और R3 बराबर 15 ओम। B क्यों बना दिया भाई, B तो विभवांतर का मात्रक है, और V बराबर 12 वोल्ट। ठीक, अब देखो हमें कुल प्रतिरोध निकालना है, तो ये कैसे क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, लगातार जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये श्रेणी क्रम है।
तो तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला अभी हमने करा है, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बोलेंगे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, R बराबर R1 की जगह 10 प्लस 5 प्लस 15, जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक, उसके बाद धारा पूछ सकता है, तो धारा ओम का नियम हमें पता है, V बराबर क्या होता है IR। यहाँ से सब वैल्यू आप रख दो जिस चीज़ की वैल्यू आपको पता है। V बराबर कितना है यहाँ पर 12, I तो निकालना है, गुणा R कितना निकाला अभी आपने 30, यहाँ से 30 गुणा में कहाँ पर चला जाएगा, बटे में, तो 12/30 बराबर I। 30 से 12 को भाग कर देंगे, पहले इसको काट लो, 3 चौक 12 और 3 ढाई 30। ठीक है, 10 से 4 को भाग कर देंगे आप, तो यहाँ पर I निकल के आएगा 0.4 एम्पियर। ऐसे ये सवाल भी पूछ लेता है। ठीक है, ये आपके 3-4 टॉपिक थे, इनसे आपको अच्छा खासा समझ में आ जाएगा और पूछ भी सकता है एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे अगला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले चुंबक को समझ लेंगे, आती नहीं है फिर भी समझ लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो समझेंगे। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई वस्तु चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करती है क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, उनकी परिभाषा पूछ लेता है। जैसे माने चुंबक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं मैग्नेट में, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो यहाँ से ही ऐसे करके रेखाएं निकलती हैं, ऐसे ये कुछ रेखाएं निकलती हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं या दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ठीक है, और ये रेखाएं कभी भी एक बिंदु पर नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं, अगर काटेंगी तो फिर एक और रेखा उत्पन्न हो जाएगी जिससे उसकी दूसरी दिशा निकल कर आ जाएगी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की एक ही दिशा होती है। ठीक, पहला गुण, ये दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। दूसरा, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ठीक है, तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं कि जो बीच की दूरी होती है वो बराबर होती है। ऐसे करके 3-4 गुण है, इसको बुक से पढ़ लेंगे, थ्योरी है ये, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं आपको डेरिवेशन करा देता हूँ। देखो, एक सबसे पहले क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन है, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 3-4 कारक हैं जिन पर निर्भर करता है, याद रखेंगे। सबसे पहला प्रतिरोध की बात चलिए, प्रतिरोध को किससे लिखते हैं, R से, ध्यान रखेंगे। देखो, सबसे पहला, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, R अनुक्रमानुपाती T। किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ा होगा प्रतिरोध बढ़ता रहेगा। ठीक है, पहली बात, किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध, इसकी थ्योरी लिख लेंगे अपने आप ही, प्रतिरोध है और ये क्या है, ताप। किसी चालक का प्रतिरोध ताप के अनुक्रमानुपाती, इसका लिख दे रहा हूं मैं नाम, इसका नाम है अनुक्रमानुपाती। दूसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। जैसा पदार्थ होगा, मतलब मेटल होगा, मेटल, वैसा ही प्रतिरोध होगा। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। तीसरा, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा। चौथा,
किसी चालक का प्रतिरोध उसकी धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब धारा पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है और उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत हल्का। किसी चालक का प्रतिरोध उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ताप पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी लिख लेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, बायो-सैवर्ट का नियम। बायो-सैवर्ट का नियम ये भी पूछ लेता है। बायो-सैवर्ट का नियम, देखो बायो-सैवर्ट, ये 2 साइंटिस्ट है, एक बायो और एक सैवर्ट। इन्होंने अपना नियम दिया था। इन्होंने क्या करा, सबसे पहले एक चालक लिया L लंबाई का। इस चालक को हम मान लेंगे AB और इसमें प्रवाहित धारा हो रही है I। इसकी लंबाई कितनी है, L। एक चालक AB जिसकी लंबाई L है, ठीक है। इसका एक छोटा सा खंड ले लिया उन्होंने जिसकी लंबाई है डेल्टा L बच्चों, डेल्टा L। अब इस चालक खंड के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चुंबकीय क्षेत्र को बच्चों B से लिखते हैं, V से। मान लिया इन दोनों के बीच कोण है थीटा। आपको 3-4 पॉइंट याद रखने, पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। सबसे पहला, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे लिखते हैं, B से, तो B अनुक्रमानुपाती I। पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा दूंगा। दूसरा, B अनुक्रमानुपाती I हो गया, B अनुक्रमानुपाती L। तीसरा, B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तीसरा B अनुक्रमानुपाती साइन थीटा हो गया। चौथा, B अनुक्रमानुपाती 1/r²। हाँ, ये 4 पॉइंट हो गए। देखो ये आपको लिखने हैं, साथ में इनके नीचे थ्योरी भी लिखनी है। इनको हम समीकरण मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। पहली समीकरण से थ्योरी क्या बनेगी, इसको क्या बोला मैंने, B को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। I तो पता ही है आपको, धारा, L मतलब लंबाई, थीटा क्या है बच्चों, थीटा है कोण, यहाँ लिख दे रहा हूँ साइन थीटा। साइन का मतलब जिया और थीटा का मतलब है कोण। R दूरी है, R क्या है, दूरी। अब देखो लैंग्वेज कैसे बनानी है आपको, यहाँ लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ी हो जाएगी, यहीं पे समझ लेंगे। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। ये जो ऐसे बनाया ना मैंने लेटा हुआ L, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। दूसरा, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी ये डेल्टा L है बच्चों, L नहीं, डेल्टा L। हाँ, कि डेल्टा L क्या था, चालक खंड की लंबाई, छोटा सा खंड लिया था ना, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक, देखो ये जो कोण है, कोण हमेशा 2 चीज़ों के बीच बनता है, तो 2 किरणों के बीच, मतलब तो ये किस किस के बीच बन रहा है, एक तो चालक के बीच और दूसरा बिंदु P के बीच। तो इसको क्या लिखेंगे, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। रिपीट, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा, किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बन के बटे में ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। किसी चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम चारों समीकरणों को जोड़ देंगे। चारों समीकरणों को जब आप जोड़ोगे, चारों समीकरणों को संयुक्त करने पर, चारों समीकरणों को जोड़ने पर
चारों समीकरणों को जोड़ने। देखो चारों में पहले इधर बी है, फिर अनुक्रमानुपाती है, सबसे पहले आई है, उसके बाद डेल्टा एल है, फिर साइन थीटा है और बटे में क्या है आर स्क्वायर। यहाँ से जब अनुक्रमानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जो बायो सेवर्ट ने लगाया था म्यू ज़ीरो, इसको क्या बोलते हैं म्यू ज़ीरो बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और यही है बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र की बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकाला था B बराबर म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। चार समीकरण याद रखनी है, बी अनुक्रमानुपाती आई, बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, बी व्युत्क्रमानुपाती, इसको जरूर याद रखेंगे, बी व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। लैंग्वेज चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक खंड तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट इस चैप्टर का डेरिवेशन। लॉरेंज बल भी पूछ लेता है आपसे कभी कभी। लॉरेंज बल F बराबर बी आई एल साइन थीटा, बायो सेवर्ट की तरह ही है ये, इसमें चार पार्ट हो रहे हैं यूज, बी आई एल और साइन थीटा। ठीक, लॉरेंज बल। तो देखो हमने मान लिया एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें हमारा एक चालक रखा हुआ है एल लंबाई का, ठीक है, और इस पर बल लग रहा है बच्चों ऊपर की ओर एफ, और इसके बीच जो कोण है चुंबकीय क्षेत्र और चालक खंड के बीच कोण है थीटा। ठीक है, इसकी लंबाई जितनी उसकी थी उतनी इसकी है, एल लंबाई है। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। अब देखेंगे इसमें भी चार चीज़ें हैं। चालक पर लगने वाला बल एफ, जिसको प्रदर्शित किससे करते हैं एफ, एफ अनुक्रमानुपाती होता है बी के। ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बी है यहाँ पर। दूसरा ये समीकरण नंबर 1, एफ अनुक्रमानुपाती आई। तीसरा एफ अनुक्रमानुपाती एल, और चौथा एफ अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। समीकरण नंबर 4। लैंग्वेज वही बनानी है। किसी चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक पर लगने वाला बल चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा है आई। किसी चालक पर लगने वाला बल धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको क्या बोलेंगे, किसी चालक पर लगने वाला बल चालक तथा चुंबक, ये कोण किस किस के बीच बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच, दो ही तो चीज़ें यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र और चालक। चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक के बीच बने कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ भी चारों समीकरणों को जोड़ेंगे, चारों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एफ अनुक्रमानुपाती बी आई, फिर उसके बाद एल है, फिर उसके बाद साइन थीटा है। यहाँ से अनुक्रमानुपाती हटता है तो कांस्टेंट लगता है के, एफ बराबर के बी आई एल साइन थीटा। एफ के बराबर होता है बच्चों 1, तो एफ बराबर क्या निकल के आएगा, वी आई एल साइन थीटा। ये आपका लॉरेंज बल हो गया, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। बायो सेवर्ट किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और लॉरेंज बल, ये 3 डेरिवेशन है, इनको देख लेंगे। यहाँ तक आपका मोस्ट क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, इनमें से आपको मिल सकता है 5 से 6 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर, और क्वेश्चन जरूर देखेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के। ठीक है, हो सके तो मैं एक वीडियो ला सकता हूँ, नहीं तो आप बुक से देख लेंगे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।